नमस्कार, मैं हूं राज कुमार और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। और आज बिग न्यूज में हम एक खास मुद्दे के साथ हाजिर हैं। मुद्दा वही है कि बिहार में सियासत किस तरह से गर्म है और वजह क्या है। एनडीए की सरकार है यहां पे, लेकिन आज की तारीख में एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दो बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू। हालांकि दो और पार्टियां हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में कुछ भी यूनाइटेड नजर नहीं आ रहा है। जनसंख्या नीति को लेकर हालांकि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत की है, लेकिन उसका असर बिहार पे भी दिखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि यहां पर जनसंख्या नीति लागू होनी चाहिए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इसकी जरूरत यहां पे नहीं है, कानून लाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को एजुकेटेड करेंगे, शिक्षित करेंगे, महिलाओं को शिक्षित करेंगे, सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जातीय जनगणना को लेकर जेडीयू कह रही है कि होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बात यही खत्म नहीं है। जासूसी कांड के मसले पर नीतीश कुमार विपक्ष का राग अलाप रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना राग अलाप रही है। यहां पर माहौल पूरी तरह से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दोनों पार्टी के नेता कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। सच्चाई यह है कि ऐसे हालात में क्या हम कह सकते हैं कि हम साथ साथ हैं? जी हां, हम साथ साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है और जनता दल यूनाइटेड के नेता भी कह रहे हैं। कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में हैं, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई में हो क्या रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी अपने तरीके से इस पर नजर बनाए हुए है और उनका दावा है कि बहुत जल्द आगे आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो मित्रता है, जो गठबंधन है, वो बिखर जाएगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी दावे और प्रतिदावे के बीच बिहार की सियासत धीरे धीरे पटरी से उतरती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में जनगणना पर जंग जारी है। ऐसा लगता है यही खेल की तैयारी है। 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने नीतीश को नेपथ्य में एक कदम धकेला है। यह बात नीतीश भी जानते हैं और शायद इससे ज्यादा बेहतर बीजेपी जानती है। तभी तो वक्त बेवक्त नीतीश कुमार को आईना दिखा दिया जाता है। अब इससे बड़े भाई होने का गुरूर कह ले या फिर गुस्ताखी कह ले, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार को अब बार बार बताती है कि वो अब जरूरी नहीं मजबूरी बन गए। जाति आधारित जनगणना की मांग करने वाले नीतीश कुमार को आज बीजेपी ने फिर आईना दिखा दिया। दरअसल भाजपा जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर नीतीश के दिए बयान पर भड़की है। सीएम नीतीश कुमार की जगह महिलाओं को शिक्षित किए जाने की वकालत कर रहे हैं। बीजेपी पूछ रही है कि अगर जागरूकता से जनसंख्या नियंत्रण हो सकता है तो फिर शराबबंदी क्यों नहीं, उसके लिए कानून क्यों जरूरी। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने आज जो कुछ भी कहा, दरअसल वह वानगी है कि जाति आधारित जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एनडीए आग की तरह सुलग रही है। तो हमारे कुछ अपने कन्विक्शंस हैं, हमारी अपनी मान्यताएं हैं, हमारे कुछ स्टैंड पॉइंट हैं। उसमें यह है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और ये नियम दुनिया के लगभग 1/4 कंट्री में है और जो 3/4 देश है जिसमें नहीं है उसमें इंडिया भी है। और इस पे जोर यूएनओ का भी है, इस पे जोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो एसडीजी लक्ष्य है उसके कारण भी है। तो मुझे लगता है कि दुनिया की आज आवश्यकता है कि कैसे हम सब लोग मिलजुल करके जनसंख्या नियंत्रण करें ताकि संसाधनों पे जो संसाधन उपलब्ध है अपने बीच में दुनिया में उस पे उसका सही ढंग से उपभोग हो सके। अब सीएम नीतीश कुमार को भी सुना जाना जरूरी है। वो बयान जिसके बाद ऐसा लगता है कि बीजेपी का पारा 7वें आसमान पर है। बयान सुनने के बाद सुनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। संजय पासवान ने बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा।
बिहार में मध्यावधि चुनाव की आहट वैसे भी सुनाई दे रही है। बीजेपी और जेडीयू के बीच की जंग संजय पासवान के बयान ने और तेज कर दिया है। उन्होंने शराबबंदी वाले मामले पे कानून बना करके जो अद्भुत परिणाम पाया है, तो वह भी काम हो सकता था। साक्षरता से या जानकारी से वो काम हो सकता था, या फीमेल लिटरेसी से, लेकिन वह काम संभव नहीं है उससे होना। एक्ट भी हो, कानून भी बने, लॉ भी बने, और साथ साथ जन जागरूकता भी हो, तो ज्यादा अच्छा होगा। तस्वीर बहुत साफ है। बीजेपी और जेडीयू दोनों फ्रंट फुट पर है। बीजेपी की हैसियत ऐसी है कि उसे बैक फुट पर जाने की जरूरत नहीं, और नीतीश कुमार की बैक फुट पर जाने की आदत नहीं। जरूरत और आदत के बीच की लड़ाई में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इससे बिहार की राजनीति में बहुत कुछ तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटीवी भारत। जी हां, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, सबको अपने तरीके से सियासत चलानी है, वोट बैंक बनाए रखना है, क्योंकि ये सारा खेल वोट बैंक का है। यही वजह है कि हर पार्टी अपने अपने तरीके से, जनसंख्या नीति का मसला हो, या फिर जासूसी कांड का मसला हो, या जातीय जनगणना का मसला हो, अपने अपने चश्मे से इसे देखा जा रहा है, क्योंकि सियासत तो करनी है ना। और आज इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, जरा परिचय कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ लीडर भी हैं, सैयद सबीउद्दीन साहब, और साथ ही साथ इकबाल अहमद साहब, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अरविंद कुमार अभी तक आए नहीं हैं, शायद उन्हें लगता है कि जवाब देना मुश्किल है, या फिर रास्ते में होंगे। जैसे ही आते हैं हम उन्हें भी शामिल करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सैयद साहब, भारतीय जनता पार्टी को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपकी क्या मजबूरी है जब आप विरोध कर रहे हैं नहीं लागू होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी काफी जोर से कह रही है और ताकत से कह रही है और कह रही है कि हर हाल में लागू होगा, फिर क्यों आप आज की तारीख में उनके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है, जदयू का एक अपना सोच है। अब जो स्थिति अभी प्रदेश में उत्पन्न हो गया है, आप कह रहे हो कि लागू होना चाहिए, मैं कह रहा हूं लागू नहीं होना चाहिए। आप महिलाओं को शिक्षित करो जी, और फिर उसका रिजल्ट देखो। चूंकि जब महिला शिक्षित होंगी तो निश्चित रूप से प्रजनन दर जो है वो हमारा कम आएगा। और अभी मैं सुन रहा था, हाँ, उन्होंने कुछ शराबबंदी पर भी कहा था जी। तो शराबबंदी एक ऐसी चीज है कि शराब पीने के बाद आदमी अपना आपा खो देता है, ठीक है, और वो क्राइम की तरफ बढ़ता है। क्राइम ही नहीं, वो हीनियस क्राइम भी कर जाता है। उसको रोकने के लिए सिर्फ जागरूकता से काम नहीं चलेगा। अच्छा, जब तक कि आप उस पर सख्ती से कानून नहीं लाएंगे और सख्ती नहीं करेंगे, तब तक वो रुकने वाला नहीं है। हालांकि हमारी सरकार ने वो कानून लाया और उसके रिजल्ट भी सामने आए, लेकिन जिस और रिजल्ट की बात कर रहे हैं उसके अनुसार रिजल्ट जीरो है, निगेटिव है। एक पैरेलल अर्थव्यवस्था काम कर रही है शराबबंदी के बाद शराब माफियाओं का बिहार में। देखिए, आपका कहना सही है किसी हद तक, मैंने भी सुना है, लेकिन जो सच्चाई ये है कि जो परसेंटेज अगर आप निकालोगे तो जहां खुलेआम जो शराबें बिकती थी, स्कूल कॉलेज के बगल में बिकता था, मंदिर मस्जिद के बगल में बिकता था, उसमें कमी आई है। रोड पर पी करके लड़खड़ाना, झगड़ा करना, गिर जाना, महिलाओं के साथ अत्याचार करना, मारपीट करना, इन सभी कामों में बहुत कमी आई है। और हमें उम्मीद है कि अगर इस पर सख्ती से हमारे जो थानेदार लोग हैं अगर वो अमल करेंगे तो निश्चित रूप से इस पर काबू पा लिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो उदाहरण दे रही है वो उदाहरण यहां पर फिट नहीं बैठता। देखिए, उनके उदाहरण से हमको क्या लेना देना है, हमारा अपना स्टैंड है। हम जिस नीति पे चल रहे हैं, जिस काम को करने के लिए जो हमने एक मिजाज में खाका बनाया है, वो उस पर हम अमल कर रहे हैं। वैसे लोगों के साथ क्या मजबूरी है, कुर्सी की इतनी मजबूरी है कि वैसे लोगों के साथ आप चलने को तैयार हैं? नहीं, ये तो हमारा गठबंधन है और गठबंधन में कई पार्टियां होती हैं और सबका स्टैंड अपना अपना अलग अलग होता है।
इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर हम वो मेरे साथ है तो मेरी उनकी मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं है, वो भी फ्री है, हम भी फ्री हैं। आप वो अपनी बात रखते हैं, हम अपनी बात रखते हैं। इकबाल साहब, ये सही है क्या, संभव है क्या लोग एक ही पार्टी में एक ही गठबंधन में हों और अपने अपने तरीके से अपनी बात रखें, तो क्या ये उचित है? देखिए, सबसे पहले बड़ी बात है अजय जी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है जी। और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला, जब कहीं चुनाव होने वाला होता है तो इस तरह की चीज़ को सामने ला करके रखा जाता है। जो असली जो मुद्दा होता है, जनता का जो असली मुद्दा होता है, उस मुद्दा को से गुमराह किया जाता है। इससे पहले चुनाव बंगाल में था तो एनआरसी को लेकर के लोगों ने पूरा एकदम हलचल मचाया पूरे देश के अंदर में। तो उत्तर प्रदेश और आसाम में ऐसा कानून लाने का इन लोग ने प्रस्ताव रखा है जी। इसके पीछे रीज़न ये है कि जनसंख्या, जो इन लोग कह रहे हैं कि जनसंख्या कम करने की जो बात है, तो जनसंख्या कम करने के इससे इन लोगों का एक मंशा हो गया है कि राजनीतिक में से और नौकरी से और जो सब्सिडी जो मिलता है उससे दूर करने की ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। आप देख सकते हैं कि जो देश की जो हालात है, पहले क्या था कि बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी, बच्चे ज़्यादा होते थे, लोग में जागरूकता की कमी थी। लेकिन अब क्या है कि लोग धीरे धीरे अब कैरियर और एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रिपोर्ट आ रही है, अगर हम इसी तरह से लुंज-पुंज स्थिति से जिसकी बात कर रहे हैं कि हम लोगों को शिक्षित करेंगे, जागरूक करेंगे, पिछले 75 साल से हम जागरूक कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, रिजल्ट ये है कि वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे हमें। नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, 2047 में भारत में जनगणना, भारत में आबादी और मृत्यु रेशियो दोनों जो है आने वाले समय में सेम हो जाएगा। इसके पीछे रीज़न यह है कि जो पहले जो शादी होती थी 15 साल, 16 साल, 17 साल में होती थी, अब जो शादी होती है 28 साल, 29 साल, 30 साल में। अब जो ये हालात है, जो इस उम्र में तो जो 40 के अंदर में जो बच्चे अगर पैदा हो जाते हैं तो 40 के बाद बच्चा पैदा होना अब मुश्किल है, समझ गए। तो पहले के मुकाबले अगर देखा जाए भी तो अभी तो रेशियो बहुत कम हो गया है और निश्चित रूप से कानून बनाने से कोई समाधान नहीं है। लेकिन जागरूकता से भी तो समाधान आने नहीं, जागरूकता से तो समाधान होगा। देखिए, जागरूक कर रहे हैं, उससे तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। सर जी, मैं बता रहा हूँ, जागरूकता से समाधान है। जागरूकता से इसलिए समाधान है कि सरकार ने एक योजना चलाया था, परिवार नियोजन योजना चलाया। नहीं, लोगों को पता ही नहीं है। अब तो ना उसका कोई विज्ञापन आता है। जो मुझे याद है, फिल्म में हम लोग सिनेमा हॉल में जाते थे देखने के लिए, तो सबसे पहले फिल्म शुरू होने से पहले वो प्रचार होता था, दीवारों पर लिखा होता था, हर जगह गाने बजते थे, नुक्कड़ नाटक होता था, सब कुछ खत्म। नहीं, तो ये तो कम से कम ये प्रदेश की सरकार को और देश की सरकार को इस पर तो चिंतन मंथन करना चाहिए ना, क्योंकि ये चीज को क्यों बंद कर दिया गया। वो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमको रोजगार से वंचित करना है, हमको राजनीतिक भागीदारी नहीं देना है, हमको जो सब्सिडी मिल रही है वो सब्सिडी से हमको दूर करना है। जरा सही साहब, जो इकबाल साहब कह रहे हैं, इसमें कहां कैसे दूर किया जाएगा? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? जो कह रहे हैं सब्सिडी नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, कैसे हो सकता है इसे? देखिए, इनका कहना अपने हिसाब से ठीक ही है, चूंकि अभी जो स्थिति हो गई है और जो सोच, जिस सोच से हमारी अनुषंगीय इकाई है, मैं उसके बाद उसकी बुराई तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी मंशा जो है के जनगणना या और भी जो मुद्दे हैं उस पर जो उन्होंने स्टैंड लिया है, वो प्रदेश के समीकरण को देखते हुए, चूंकि बगल के राज्य में चुनाव है, तो टॉपिक को हॉट बनाए रखने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन मैं फिर भी इनके इरादों का स्वागत करता हूं और अपने इरादों को भी बताता हूं। हमारे नेता का जो इरादा है जी, कि निश्चित रूप से जब मुझे ये समझ, आप उनके इरादे का स्वागत भी करते हैं, आप ये भी कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कि हमारा गठबंधन है, हम उनका विरोध नहीं करते हैं, उनका अपना स्टैंड है।
इस मुद्दे पे उनका अपना स्टैंड है, हमारे नेता का ये स्टैंड है कि मैं महिलाओं को जागरूक करके, शिक्षित करके जनसंख्या पर नियंत्रण करूंगा। इकबाल साहब, गुड़ भी खाएंगे और गुलगुला से परहेज? जेडीयू की तो स्थिति वही नजर आ रही है। देखिए, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एक मुहावरा है। कहने का मतलब ये है कि निश्चित रूप से एक सवाल और सामने आया था जो जेडीयू के एमएलसी साहब ने शराबबंदी पर कहा था। हाँ। तो मेरा एक सवाल यह है कि जब दिल्ली में आज के डेट में आप जा रहे हैं और अगर मास्क चेहरे पर अगर आपको नहीं है तो 2000 रुपये वहाँ फाइन रखा गया है। तो कम से कम ये तो दहशत है लोगों में कि कम से कम हम दिल्ली में मास्क पहन के अगर नहीं जाएंगे ऑटो में, बस में, रोड पर, तो हमको 2000 का फाइन होगा। हाँ। तो सुरक्षा के लिए तो लिहाज से तो सरकार ने वहाँ कानून बना दिया, लेकिन जब बिहार के अंदर में शराबबंदी का कानून बना दिया गया तो फिर यह आए दिन ये विफलता क्यों? क्योंकि सरकार जो है जब कानून बनाए हुए भी काफी दिन हो गया, लंबे दिन से सरकार भी चल रही है। और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी बराबर बोलते हैं कि जब शराबबंदी का कानून यहाँ है तो दिखता कहाँ है? आखिर अगर थाना में ऐसे हो मामला या ये जो इसके माफिया लोग हैं अगर इससे जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं तो दाल में तो काला है। इसलिए कि सरकार तो शक के घेरे में है, चाहे तो महागठबंधन के लोग इसमें मिले हुए हैं, सम्मिलित हैं, चाहे तो उसके पीछे जो उनके विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो भी हैं, उन लोग कहीं न कहीं महागठबंधन के लोग भी शामिल हैं क्या? नहीं, महागठबंधन के मतलब ये इनके गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में अगर महागठबंधन में अगर इस तरह का है तो सामने लाके के दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए। हम लोग तो हमेशा तट पर आगे रहते हैं ना। हाँ। लेकिन लगातार इस पर बात होती रहती है और बयान भी आता रहता है। एक तरफ से जेडीयू के लोगों का बयान आता है कि शराबबंदी जो कानून है वो अटल है और सही है, उसी तरह से पलटवार भाजपा का आ जाता है कि शराबबंदी कानून फेल है बिहार के अंदर। तो कहीं न कहीं नहीं, उनका जो संजय पासवान जी का, शेर साहब का जो सवाल है बीजेपी का कि क्या अगर शराब को रोकने के लिए कानून लाना जरूरी है, और जिस तरह से अभी इकबाल साहब भी कह रहे हैं कि 2000 का वहाँ फाइन है, बता दिया गया अगर फाइन है, एक डर दिखाया गया है, लोग कम निकल रहे हैं, जो निकल रहे हैं पकड़े जा रहे हैं, उन पर फाइन किया जा रहा है। सवाल यही है, एक बड़ी समस्या है, ग्लोबल समस्या आप कह सकते हैं। जनसंख्या की वृद्धि जिस रफ्तार से बढ़ रही है हिंदुस्तान की, वैसे स्थिति में क्या तत्काल एक कानून नहीं लाने की जरूरत है? जिस तरह से आपने शराबबंदी को लेकर एक सख्त कानून लाया, अब थोड़ा सा संशोधन हुआ है। जिस फेज में आप सख्त कानून लाए थे कि दूसरे के हाथे में भी अगर मिल जाए शराब की बोतल तो उसे पकड़ लो, 6 महीना जमानत नहीं होगी, कई तरह के आप लोगों ने कानून लाया। तो क्या इस तरह के कानून जनसंख्या को रोकने के लिए क्यों नहीं लाया जा सकता है? देखिए, जनसंख्या और शराब दोनों दो मुद्दे हैं। शराब आप और हम पीते हैं और जनसंख्या मर्द और औरत के मिलन से उसकी वृद्धि होती है जी। तो जब हमारी महिला शिक्षित होंगी तो निश्चित रूप से उनको यह जानकारी होगी कि हमको कितने बच्चे पैदा करना है, उनके पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई। अभी सैयद साहब जिस पोजीशन में हम पहुंच चुके हैं, जिस हालात में हम पहुंच चुके हैं, दुनिया कह रही है, यूएनओ कह रहा है कि अब ब्रेक लगाने की जरूरत है। सिर्फ आप शिक्षित करते रहेंगे तो नहीं होगा काम। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत आप ठीक है, जागरूकता भी लाएं, हाँ। लोगों को शिक्षित भी करें, लेकिन फिलहाल एक ऐसा कानून लाने की आवश्यकता है ताकि आपने देखा होगा अजय जी, चाइना में कानून लाया गया जी। कई बार पिछले 10-15 साल में उन्होंने कानून बदला। अभी उनके यहां कानून क्या है? तो वैसी स्थिति अगर अपने भारत में भी आप करेंगे कि 2 बच्चा चाहिए, 1 बच्चा चाहिए, फिर हो गए साहब जनसंख्या हमारी कम हो रही है, हमारे यहाँ युवा कम हो रहे हैं तो बच्चे बढ़ाओ। तो अभी भगवान की कृपा से हमारे देश में, हमारे देश को युवाओं का देश कहा जाता है। और जो स्थिति है अभी से, अगर हम लोग अपनी महिलाओं को शिक्षित व जागरूक करेंगे तो निश्चित रूप से हम आज से कल बेहतर पोजीशन में रहेंगे। अगर हम हाथ पर हाथ रख के बैठ गए कि भाई ये तो मामला दूसरा है, बिना जनगणना के कानून लाए नहीं होगा,
तो आप लाख कानून लाते रहो, जब हमारी महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी और मर्द जाएंगे घर में। और दोनों मैं कह रहा हूं, दोनों बात होनी चाहिए। आप कानून भी लाइए, दोनों स्तर पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। सिर्फ एक से एक तो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमने लड़ा भी है, लेकिन रिजल्ट अभी भी जीरो है। जिस एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन रिजल्ट जिस रफ्तार में आने चाहिए थे वो नहीं आए हैं। नहीं। तो अब सवाल ये है कि अगर इस रिजल्ट को लाना है तो कानूनी जमा भी पहनाना पड़ेगा। नहीं, मैं फिर आपकी बात सहमत नहीं हूं। देखिए, आपने देखा होगा पिछले 10-12 वर्षों में हमारे गांवों में महिलाएं या बच्चियां पढ़ाई की तरफ पहले ध्यान नहीं दिया करती थी। जब माननीय मुख्यमंत्री ने पोशाक योजना, साइकिल योजना, अंत्योदय योजना, इन सब योजनाओं को लागू किया तो उनको लगा कि नहीं, हमें पढ़ने से ये सब मिलेगा। तो उनमें एक जागृति आई और आज बच्चियां का रिजल्ट भी आप देख रहे हैं और पढ़ाई का जो रेशियो है लड़के और लड़कियां में लगभग बराबर है, बल्कि लड़कियां कुछ ज्यादा ही है। तो ये सब उनमें इंटरेस्ट जगाया गया। आने वाले समय में इस पर भी हम लोग काम करेंगे। निश्चित रूप से महिलाओं में जब जागरूकता आएगी, महिलाएं जब हमारी शिक्षित होंगी तो इस पर रोक खुद ब खुद इकबाल साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है जेडीयू को डर है कि अगर हम जनसंख्या नीति या इस तरह के कानून जो लेकर आते हैं तो उनका वोट बैंक कहीं ना खिसक जाए? नहीं, हमारा वोट बैंक नहीं खिसकने वाला है। महिलाओं का वोट बैंक हमारा सॉलिड वोट बैंक है। अभी मैंने महिलाओं को आरक्षण दिया है। अभी जो इस मेडिकल और इंजीनियरिंग में ये बिहार देश का पहला राज्य है। तो आप ये समझिए कि महिलाओं में किस तरह का हमारे नेता के प्रति जो झुकाव है वो आप अंदाज लगा सकते हैं। क्या इकबाल साहब ये चश्मे की नजरों से नहीं देखा जा रहा है इस पॉलिसी को? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे बड़े भाई साहब जोश में भी रहते हैं और जोश में बहुत कुछ है बोल के निकल जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज के हालात में ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आए दिन आप देख रहे हैं किस तरह से घटना घट रही है बिहार के अंदर में। महिला सुरक्षा एक अलग मामला है। अच्छा, यहाँ पर महिला को शिक्षित करना, जागरूक करना है। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सब जो मुद्दा जो सामने लाया जाता है, जैसे ये जो अभी कानून बनाने की बात हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार जब आए थे तो शपथ लिया था। उससे पहले उन्होंने अपने संवाद में बोला था कि हम 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज इवन 8 साल लगभग है सरकार हो गई है। 1600 माने 8 दूनी 1600 करोड़ लड़का जो है बेरोजगार है, रोजगार के लिए भटक रहा है। ये कोरोना काल में भी आप देख रहे हैं कि क्या हालात लोगों की स्थिति है कि 2-2 रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं और वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है और घर चलाना बहुत मुश्किल है। ये कानून से कहीं वोट बैंक भी प्रभावित होगा क्या? नहीं, ये कानून सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए और अपनी बात को मनवाने के लिए इस तरह का कानून लाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आपके डीटीवी भारत के माध्यम से, मैं इस स्टूडियो से पूछना चाहता हूं, आखिर ये कानून अभी लाने की क्या जरूरत पड़ गई? कब लाया जाए? ये कानून हिंदुस्तान में हर 2-3 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। देखिए, सालों भर यहाँ चुनाव चलता है। लाया कब जाए? सबसे बड़ी बात है कि मैं बता रहा हूँ, भारत की जनसंख्या के 2010 से लेकर के 2019 तक औसतन 1.2% बताया गया है जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप के डेट में लोग जागरूक हुए हैं और पहले जो है कम उम्र में शादी होती थी, अब शादी जो हो रही है लेट में हो रही है, तो लोग काफी एक्टिव हो गए हैं। इकबाल साहब, उसकी रफ्तार कम है, जागरूकता की जो रफ्तार है काफी धीमी है। जो साधन संसाधन है उसका बड़े पैमाने पर दोहन हो रहा है। फिर कहां से लाया जाएगा? भैया, सबसे बड़ी बात है कि जब अभी जो कोरोना काल को लेकर के जितना जागरूक लोगों में पैदा किया गया, वैक्सीन को लेकर के ऐसे करना है, पहला डोज है, दूसरा डोज है, ये डोज है, तो क्यों नहीं इस पर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए? परिवार के ऊपर के दो बच्चे के लिए उसका एक ऑडियो बनाया जाए। जो आपने कहा
कि पहले नुक्कड़ लगता हाँ, था, पहले हर जगह टीवी प्रचार होता था, बिल्कुल। सिनेमा हॉल में लोग जाते थे, देखते थे, पर्दा के पीछे लगता था, तो वाकई उस वक्त जागरूकता लोगों में पैदा होती थी। और उसी को देख करके आज के डेट में भी लोग फॉलो कर रहे हैं। भले वो प्रचार सरकार ने हटा दिया, अब जी। क्या मजबूरी है सरकार के, वो तो सरकार को जवाब देना हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो जब सब चीज पर आप कहना मंथन होता है, उन्हीं की सरकार है ना, और सरकार भी आपकी है, तो सही कल से आप साहब को शुरू अच्छी तरह कर से दीजिए। पता होगा। एक बात कल- साहब, सही साहब को कल अच्छी से आप तरह से शुरू पता कर है कि दीजिए, क्या आपको कौन प्रचार मना करते किया हैं है? आप, कितना प्रचार तंत्र आपका मजबूत है जनसंख्या कंट्रोल करने को लेकर। देखिए, सच्चाई तो यह है कि अभी तो हमने जनसंख्या पर कोई काम ही नहीं किया है। अभी तो ये तो बड़ी जस्ट ये हद से मुद्दा हद तक नहीं, स्थिति मैं बता है। रहा हूँ, आप क्यों नहीं काम करते अभी तो ये जस्ट आपने शुरू किया। पहले ये बात किसी के दिमाग में नहीं थी, और जो लोग शिक्षित थे वो अपने स्तर से करते थे। लेकिन अभी नहीं, जो ये तो मुद्दा था ना, ये जो अभी जो परिवार मुद्दा हमारे नियोजन की अनुसंधानी बात, इकाई ने आप उठाया सबको है, याद होगा, इंदिरा गांधी ने जब जबरन नसबंदी करवाई, सरकार गिर गई। बिल्कुल। मेरा कहना ये बिल्कुल। है कि परिवार नियोजन को लेकर तो आज से क्या नहीं, आप ये चाहते आजादी हैं के बाद से जबरदस्ती ही शुरू कानून हो चुका लाके था। सरकार गिरा तो ली जाए? अब नहीं, मैं सरकार गिराने या उठाने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि फिर आप क्यों नहीं काम कर रहे हो इस पे। बिल्कुल काम शुरू है, अभी तो स्टार्टिंग स्टेज है। जब जमीन पर आएगा तो आपको दिखने लगेगा। अभी हमारे नेता उस पर वर्कआउट कर रहे हैं किस तरह से हम इस पर आगे बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे कि काम इस पे शुरू होगा, और बहुत बेहतर तरीके से शुरू होगा। हमारी बच्चियां जिस दिन शिक्षित हो जाएंगी, निश्चित प्रजनन दर कम होना तो है। मैंने आपके कहने का मतलब है कि अभी तक बच्चियां शिक्षित नहीं हुई नहीं, हैं। जो रेशियो हमारे यहाँ है वो कम है। जो रेशियो हमारे यहाँ शिक्षा का है कि 8वीं 9वीं 10वीं के बाद बहुत सी बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं, ड्रॉप आउट हो जाता है, लेकिन उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। क्या वजह है जो बच्चियां स्कूल छोड़ रही नहीं, हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब तो इंटरनेट का दौर आ गया है, डिजिटल की दुनिया आ गई है, लोग है ना मोबाइल और इंटरनेट लोग यूज कर रहे हैं, जागरूकता है, हर आदमी में एक उत्साह है कि आगे बढ़ना है, उसका एक विजन होता है, विजन के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके चाहे पीछे लड़कियां हो बहुत चाहे सा कारण है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सब चीज कर करके ये गुमराह नहीं का सबसे बड़ा मसला यहाँ है कि रोजगार का मसला है। रोजगार का मसला है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आपके मैनिफेस्टो में, आपके एनडीए के मैनिफेस्टो में कहा गया था कि 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी। आज ये बताइए कि ये इस चीज को ला करके घुमा करके हटाना के लिए ये मुद्दा नहीं, ये मुद्दा के बाद सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा है। इस पर आप सबसे पहले तो जो बातें अभी हो रही थी हम लोग उस पर बात कर लें, फिर रोजगार पर आएंगे। जी अभी जो आपने बताया जी कि साहब ऑनलाइन हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये ऑनलाइन कब हो रहा है और जी। कैसे हो रहा है? चूंकि लॉकडाउन में ये कोरोना काल जो पिछले 15 से 18 महीना लगभग बीत चुका है जी, और तरह तरह की परेशानियां लोगों को, हर तबके के लोग इसमें परेशान रहे, तो निश्चित रूप से पढ़ाई भी बच्चों का हैम्पर हुआ। तो जब पढ़ाई बाधित हुई, नहीं और ये 1 साल से ये प्रॉब्लम है। हाँ। उससे पहले ये प्रॉब्लम नहीं था साहब। नहीं, पिछले मार्च से, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 1 हाँ। साल या 1.5 साल हाँ, ये ये प्रॉब्लम तो है। मैं उससे भी पहले कह रहा तो हूँ, ये 1 से प्रॉब्लम 1.5 नहीं था साल से ये ना। प्रॉब्लम है। अच्छे इससे पहले तो प्रॉब्लम नहीं था। अजय जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये बोलते हैं कि हम लड़कियों को पोशाक दिया है, साइकिल दिया है और दे करके स्कूल जाने के लिए जागरूक है, लेकिन आप बिहार सरकार के जितने भी स्कूल हैं, अब अपने टीवी चैनल के माध्यम से जी। आप सर्वे करा लीजिए कि स्कूल का क्या हालात है, जो टीचर जो हैं, वो भवन केवल बना है, भवन में और मेरा टीचर है, कैसी ना पढ़ाई लैब हो रही है, है, ना तो टेबल पहले है, ना कुर्सी है, कुछ नहीं। तो आप सिर्फ दिखावा है। खाली प्रचार करने से नहीं ना होगा कि हम प्रचार कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो शिक्षा कर रहे बिहार हैं। में नहीं है। हाँ, इस बात शिक्षा का को क्या सैयद स्थिति साहब है, इनकार आपको नहीं कर छुपा हुआ सकते। है नहीं। सैयद साहब, आप जिस एजुकेशन नहीं, की बात कर आपने रहे हैं, ठीक शिक्षित कहा, करने आपने की ठीक बात कहा, कर मैं रहे आपकी हैं, बात से सहमत लेकिन हूं। गुणवत्तापूर्ण आपने ये भी शिक्षा देखा नहीं होगा, है। जी, आपने ये भी देखा होगा कि जो शिक्षक जी इस लायक नहीं है, जी। उनको हटाया भी जा रहा है जी और हटाया गया है। जी तो जहां पर सुधार की जरूरत है, हमारी सरकार सुधार कर रही है और यकीनन सुधार होगा। हाँ, एक इस वक्त अभी लालू प्रसाद यादव जी का एक ट्वीट है, उन्होंने लिखा है कि अगर 2021 की जनगणना में जातियों की गणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े, अति पिछड़ों के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी गणना का बहिष्कार कर सकते हैं। जनगणना के जिन आंकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं होता हो, तो फिर जानवरों की गणना वाले आंकड़ों का
क्या हम अचार डालेंगे? इस वक्त लालू प्रसाद यादव का ये ट्वीट आया है। जरा सा सैयद साहब क्या कहेंगे इनके? देखिए, लालू प्रसाद यादव एक मंजे हुए नेता हैं और उनके बारे में मैं कुछ विशेष तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो उन्होंने ट्वीट किया है जी, जनगणना हम भी कहते हैं, हमारे नेता भी कहते हैं, लालू जी भी कहते हैं और भी तमाम पार्टियां कहती हैं कि जनगणना जरूरी है जी, लेकिन हमारे ही अनुसंगी इकाई की पार्टी जिसका सरकार देश में हाँ केंद्र में है जी, उनकी सोच है कि जनगणना नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो इस तरह से होनी चाहिए। हाँ। लेकिन देश के तमाम लोगों का सोच, तमाम लोगों का डिमांड, तमाम नेताओं का अपना अपना स्टैंड होता है और अभी इस समय तमाम नेता इस मुद्दे पर एक मत है। आपने लोकसभा में भी देखा होगा कि इस मुद्दे पर तमाम पार्टियां जी। एक मत है कि नहीं, जनगणना होनी चाहिए। नहीं, जनगणना तो होनी चाहिए, लेकिन जातीय आधार पर जनगणना की जगह पर अगर गरीबी का आंकड़ा निकाला जाए तो इसमें क्या गुनाह है? नहीं तो गरीबी का आंकड़ा निकाल के आप क्या करेंगे? बाकी लोग का क्या होगा? क्या जो गरीब होंगे, पिछड़ा, अति पिछड़ा में, दलित में, अल्पसंख्यक में गरीब, उनकी क्या नहीं अगड़े है? में गरीब नहीं है? क्या अगड़े में गरीब नहीं बिल्कुल, है? मैं वही तो कह रहा हूं, जो तो फिर लोग गरीब हम- हैं तो हिंदुस्तान फिर में, गरीब उन और सबकी अमीर गणना में होनी चाहिए जनता और उन को- सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। जनता को दो भाग में क्यों बांट रहे हैं? अमीर और गरीब? जनता जनता है। आप 50 पहले भाग वो में बांट जनता रहे है। हैं, आप SC, ST, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा में बांट रहे हैं, वो ठीक है। हाँ, इसलिए हम जो नहीं बांट जो रहे, वो उनके, मैंने उसको क्या बताया हम आपको, जैसे कि पूर्वजों के समय से चला आ रहा है, जैसे कि आज से 400 साल, 200 साल, 300 साल पहले कि आप दलित हो, आप क्षुद्र हो, तो आप अल्पसंख्यक हो, तो आप ब्राह्मण हो, तो आप भूमियार हो, तो आप राजपूत हो। तो ये आज का कहानी नहीं तो है। उसको खत्म करने का काम तो आप ही लोगों ने कहा है ना, कहा था जाति तोड़ो, अब बिल्कुल। जाति जोड़ो। हाँ बिल्कुल, ये तो काम आप शुरू कर दिए। हाँ तो बिल्कुल, जाति तो फिर जोड़ेंगे नहीं, जाति जोड़ेंगे नहीं तब तक टूटेगा नहीं। अच्छा। अभी जाति जोड़ने का आपको काम है। ये आपका तर्क अजीब तरह का है। जब जयप्रकाश नारायण लोहिया जैसे लोग कहते थे जाति तोड़ो, उस वक्त आप लोग एक सुर में बोलते थे हाँ जाति तोड़ो। बिल्कुल। लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, जाति जोड़ो, क्योंकि वोट आपको मिल रहा है। नहीं नहीं, वो वोट्स का क्या मामला है? यहां अगर आपस में बैमनस बना रहेगा तो निश्चित रूप से आपका तरक्की, आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। और जब आप सब एक साथ हो जाओगे तो आप आगे बढ़ोगे। मैं वही तो कह रहा हूं सर, यही बात तो अब आप राजनीतिक चश्मे से इसे देखते हैं। इकबाल साहब एक चीज बताइए, एकदम सिंपल, पॉलिटिक्स अलग जगह है और जो मुख्य बातें हैं वो अलग है, अपने जगह पे। एक चीज बताइए कि अगर गरीब जो भी है, जो अशिक्षित है, चाहे किसी जाति किसी धर्म का हो, अगर ये तय हो जाए कि हिंदुस्तान में या बिहार में इतने करोड़ लोग गरीब हैं, चाहे वो किसी धर्म, किसी जाति और किसी संप्रदाय के हों, उन पर विशेष योजना बने, उन पर खर्च किया जाए, उनको जो जरूरत है वो मुहैया कराया जाए, तो इसमें कहां पिछड़ेपन का सवाल हो जाता है, कहां हिंदुस्तान को नुकसान हो जाएगा? तो इसमें एक चीज लाना कि जाति लाएंगे, पिछड़ा वो करेंगे, अति पिछड़ा वो करेंगे, फिर उसको ही नहीं करेंगे, इनको करेंगे, ये फिर क्या मसला है? देखिए अजय जी, ये ऑन रिकॉर्ड हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड में जब सब सारे समुदाय से बात करते हैं तो सब लोग कहते हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए। नहीं, ये आप एकदम राजनीतिक बात कर रहे हैं, एकदम राजनीतिक बात। कोई नहीं कहता सर, ये आप राजनीतिक। मेरा सवाल है, आप इसको फिर आप जोड़ेंगे उससे, आरक्षण से आप जोड़ देंगे, ये कन्फर्म है। एक चीज बताइए, जो 1931 की जनगणना है उसके आधार पर 52% कहा जाता है, क्या अगर पिछड़ों की आबादी अगर कम आ गई या कुछ कम हो गया तो 52% से कम मान जाएंगे? फिर उस वक्त हो जाएगा आपका रिपोर्ट अलग आएगी वो तो मानना होगा। वो रिपोर्ट तो सार्वजनिक होगी, तो जो रिपोर्ट आएगा वो सबको मानना होगा। देखिए आज के डेट में सारे समाज के लोग उत्साह हैं और वो चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। और खास के आजकल का जो युवा है, युवा वर्ग भी चाहता है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि हमको समझ में आ जाए कि मेरी राजनीतिक भागीदारी के लिए वो चाहता है कि मेरी जातीय जनगणना होना चाहिए। और जिस जाति की आबादी अगर कम आ गई, वो फिर क्या करे? उसकी वो नहीं, मैं वो कर, वो अपनी आबादी बढ़ाने के लिए 10-20 बच्चा पैदा करना शुरू कर दे।
अगर ठीक वो है ना? सच्चा में तो करे, लेकिन सुनिए आपको इसके पीछे का बैकग्राउंड में बता दूं, आपको खाने को नहीं, आप बच्चा चार पैदा करेंगे तो आप खिलाएंगे कहां से? चलिए हम आएंगे, इस पर चर्चा जारी रखेंगे, जारी है। और इस वक्त हम आते हैं उसी मुद्दे पर कि आखिर जो एनडीए की जो सरकार है, यहां पर जो कई मुद्दों पर लोगों में एकता देखने को नहीं मिल रही है। लोग अपने अपने तरीके से इसको देख रहे हैं, लेकिन जब ये पूछा जाता है तो कहते हैं नहीं, ये सब ठीक नहीं है, आप गलत हैं, आप गलत रूमर फैला रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं सैयद साहब और इकबाल साहब दोनों। इकबाल साहब, एक चीज बताइए मुझे कि अब जातीय जनगणना पर आप लोग कह रहे हैं, आप भी साथ में हैं और जेडीयू भी साथ में है, सब लोग साथ में। भारतीय जनता पार्टी फिर कह रही है कि जातीय आधार पर जनगणना नहीं होगी। उनके नेता बजाबते लोकसभा में कह चुके हैं नहीं होगी। अब क्या आप जेडीयू से मांग करेंगे कि आप उधर अलग हो जाइए और इधर आ जाइए? फिर जरूरत क्या है ऐसी पार्टी के साथ रहने से जो आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं माननीय नीतीश कुमार जी अब उम्र के उस दहलीज पर आ गए हैं और काफ़ी अनुभव उन्होंने बिहार को अपने दिया है उन्होंने जी। और अब उनको भी चाहिए कि केंद्र की राजनीति करें और नौजवान युवा नेता तेजस्वी यादव को दे, बिहार का भाग दौड़ संभालने के लिए स्वयं दे और साथ में आकर के एक गार्जियन के रूप में माननीय लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी और भी जो हमारे देश के जो वरिष्ठ जो मार्गदर्शन हैं, नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, सब मिल करके इस पर एक मंथन की ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने लगातार जिस तरह से युवाओं के साथ जो छल किया है, बेरोज़गारी जो है चरम सीमा पर है, आपको महंगाई जो है, महंगाई भी चरम सीमा पर है, लोग नौकरी के लिए भटक रहे हैं। आज के डेट में ऐसा है कि 7,000 8,000 की भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। और ये लगातार जो आपको जो ये कोरोना काल 2020 है, ये समझिए कि एक काला साये की तरह से आदमी की नज़र से गुजरा और उसकी दहशत इतना है लोगों के अंदर में कि बहुत से लोगों तो दहशत में लोगों का हार्ट अटैक। ठीक है, वो उस पर हम लोग बाद में चर्चा करें। मुद्दा अब सवाल हमारा ये है कि जब नीतीश जी को लग रहा है और वो अपनी बात कह रहे हैं, अभी सैयद साहब कह रहे हैं कि हमारा अपना स्टैंड है, लेकिन जब जिस पार्टी के सहयोग से आप सरकार चला रहे हैं वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, विपक्ष कह रहा है कि जातीय जनगणना या जनसंख्या नीति यहां पे लागू नहीं होगी, जातीय जनगणना होना चाहिए, तो फिर वैसी पार्टी के साथ इनकी क्या मजबूरी है कि ये बने हुए हैं? ये तो मजबूरी बस यही है ना कि कुर्सी बचानी है, सत्ता से चिपके रहना है, इसलिए हमें बेमेल शादी कही है, जो कही गठबंधन बनाए। देखिए, जनता बहुत नज़दीक से देख रही है और जनता आज के डेट में बहुत जागरूक है और एक एक चीज़ पर मंथन करती है। सरकार की जो नीति है, सरकार का जो अभी जो एनडीए का जो गठबंधन चल रहा है, जिस तरह से आए दिन जिस तरह का जो बयान आ रहा है, इधर से जो बयान आता है और इधर से जो दोनों तरफ बीच भाजपा का जो बयान आता है, जेडीयू का, तो बेमेल शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला हाल हो गया है। लेकिन निश्चित रूप से लग रहा है कि बिहार में परिवर्तन की एक लहर नजर आ रही है और आने वाले समय में लगेगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि 3 महीने के अंदर में सरकार बिहार के अंदर में परिवर्तन होने जा रहा है। मैं डीटीवी भारत के स्टूडियो से बोल रहा हूं। सैयद साहब, क्या या पब्लिक ये क्यों ना माने कि आप सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से इसलिए चिपके हैं और कुर्सी बचाने के लिए आप ये बेमेल गठबंधन से समझौता कर रहे हैं, वरना कई मुद्दों पर आप अलग हैं, वो अलग है। समझौता कहां कर रहे हैं? तो पिछले 27 वर्षों से हमारा समझौता है। फ्रॉम लास्ट 27 ईयर्स मुद्दे आधारित, मुद्दों पे आधारित हमारा गठबंधन है। आपको पहले से ही मैंने स्पष्ट कर दिया, गठबंधन नहीं है ये, आपको पहले ही से मैंने स्पष्ट कर दिया कि हमारे ये गठबंधन क्यों ना माने? नहीं, आपका कहना है। आप बताइए, 27 साल से आपका गठबंधन है, आप 27 साल से हैं, लेकिन आपकी क्या मजबूरी थी कि 18 महीने में सरकार है ना आप जो गिराया और गिरा के फिर भाजपा के साथ जाके हाथ मिलाया? आप देखिए इसका मजबूरी क्या है? मैं बता रहा हूँ उसके पीछे का सिनेरियो बता रहा हूँ। जब हमारा गठबंधन बना था उस वक्त अटल अडवाणी का दौर था, सुलझे हुए लोग थे बीजेपी में, समझदार लोग थे। अभी जो नया फोरम आया है बीजेपी का,
वो सुलझे हुए नहीं है। नहीं, मैं उनकी बात ये नहीं कह रहा कि वो उनके सुलझे विधायक नहीं। ज्यादा हैं, फिर भी आपको मैं ये सीएम नहीं कह बनाए रहा हुए कि ये हैं तो लोग अनसुलझे नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी गहराई से वो लोग राजनीति को, पार्टी के अनुषंगी इकाइयों के मुद्दों को समझते थे कि हाँ ये हमारे अनुषंगी इकाई हैं, इनकी बातों नरेंद्र को भी मोदी नहीं समझा समझते जाए। हैं, अमित शाह नहीं समझते हैं, जेपी नड्डा नहीं समझ रहे हैं। नहीं, अगर समझते होते तो आज ये स्थिति नहीं होती। आप समझ रहे हैं और समझ के टाल रहे हैं। व्हाट इज दिस? आप स्पष्ट से बात कीजिए ना। आप कहिए कि मैं नहीं कराऊंगा, मैं कहूंगा कि मैं कराऊंगा, तो ये तो टकराव वाली बात है। आप जब सरकार में, केंद्र में हैं और हमारे साथ यहां हैं, तो हमारी बात को भी आप सुनें और समझें। सरकार आपकी गिर जाएगी। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मुझे मोदी कोई को भारतीय परवाह जनता नहीं है। पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता मुझे है, उनको कह हमारे रहे हैं ना पार्टी समझ के है। नेता अमित को- शाह को अपना समझ कर हैं, मुझे जेपी नड्डा को ना समझ हमारे कर हैं। पार्टी के नेता को कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये जो जनगणना आधारित, जातीय जनगणना आधारित जो होना है, ये होगा। अगर ये आप नहीं मानते हैं तो आपकी मर्जी है, आप सरकार समर्थन वापस ले लिए। सरकार गिरती है तो करेगी, मैं चुनाव के लिए तैयार हूं। तो आप ही क्यों नहीं अलग हो जाते? मैं क्यों लगूंगा? आप छोड़ो, मैंने तो अपना स्टैंड क्लियर किया। नहीं, उन्होंने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। तो ठीक है, आपकी मर्जी, आप बड़ी पार्टी हो, आप चाहो तो छोड़ दो। बड़ी पार्टी छोड़ेगी, छोटी पार्टी नहीं छोड़ेगी। नहीं, क्यों छोड़ेंगे भाई हम? तो क्यों ये- छोड़ेंगे हम, ये बताओ। तब तो यही है ना कि आपको कुर्सी से प्रेम है। नहीं, कुर्सी से आपका प्रेम कोई नहीं है। सिद्धांत नहीं, मुझे उतना आपका समय- कोई सिद्धांत मुझे नहीं, देखिए, कोई स्टैंड नहीं, इसके आपको सिर्फ पीछे कुर्सी ही- चाहिए। नहीं, आप नहीं। इसके बाद फिर तेजस्वी जी के साथ जाएंगे, आरजेडी के साथ जाएंगे, वहां फिर कुर्सी मिलेगी, फिर उधर से कुछ बातें होंगी, फिर बीजेपी के पास आओ, बाद कुर्सी में- चाहिए आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, बाद ये में सच्चाई क्या है, होगा? बिल्कुल ये सच्चाई है। आरजेडी कुर्सी में आएगी कि जेडीयू कुर्सी पर जाएगी, ये तो बात की बात नहीं, है। अभी तक का तो यही है ना इतिहास आपका। आप कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे, इकबाल साहब। बिल्कुल ये सही बात है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। जब महागठबंधन बना था नीतीश कुमार जी का और हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने बनाया था, तो बिहार के अंदर में एक नई जीवन देने की कोशिश की गई थी और लगातार 18 महीना में सरकार चल रही थी। लेकिन जो उनको लगा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव का जो मार्केट में जिस तरह से वो चर्चा होने लगा, तो कहीं ना कहीं उनको एक डर सताने लगा और आहिस्ते से, आखिर तो बताना होगा, रात के 10 बजे सरकार आप गिरा देते हैं और सरकार गिराने के बाद आप जाके एनडीए के भाजपा के साथ जहाँ हाथ मिला करके आप सरकार बना लेते हैं, तो आखिर कहीं ना कहीं तो कुर्सी का तो लालच है। लेकिन अब वहां पर आप हट जाएंगे, यहां नहीं हटेंगे। लेकिन अब वो परिस्थिति बिहार के अंदर में बन चुका है कि आप एक उम्र के दहलीज पर आके खड़े हो गए हैं और आप ऐसा है कि आप खुद पहल करें और पहल कर करके और कहें कि आप मुख्यमंत्री बिहार का तेजस्वी यादव आप बने और हम मार्गदर्शन में रहेंगे। साथ में एक सवाल मैं पूछने वाला था आपसे सैयद साहब, वहां आप छोड़ देते हैं, वहां लगता है कि हम अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे, यहां कर रहे हैं। नहीं, यहां भी नहीं कर रहे हैं। तो आप छोड़ दीजिए ना, जैसे नहीं, आपने आरजेडी अभी के साथ कहा कि हमारी बात नहीं समझी जा रही है, मैं छोड़ दे रहा हूं। वहां मुद्दा भ्रष्टाचार का था। हमारे नेता का CCC, आपको याद होगा, कहां मुद्दा भ्रष्टाचार का था? आपकी सरकार छोड़ने के समय क्या भ्रष्टाचार की बात मत कीजिए, आप भ्रष्टाचार की बात नहीं कीजिए। ये बताया आप किसके राज में हुआ है? एक सेकंड, अगर ये भ्रष्टाचार का मुद्दा था, जरा सा भ्रष्टाचार का मुद्दा था, 1, 2 हजार, 10 हजार, 20 हजार करोड़ का होगा, अब क्या ज्यादा नहीं होगा ना। हाँ। लेकिन आज जो मुद्दा है आम जन से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है, 13 करोड़ बिहार वासियों से जुड़ा हुआ है, यहां आप नहीं छोड़ेंगे। कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं था, बिहारवासियों की बात कोई मैं नहीं कर रहा भ्रष्टाचार हूं। मुद्दा नहीं मैं था। पूरे मामला ये भारतवासियों की बात कर रहा था हूं। कि तेजस्वी यादव का लोगों में लोकप्रियता, देश में होना है, अन्यथा अगर केंद्र सरकार नहीं कर रही है, वो हमारी सरकार सक्षम है, जैसे हमारे नेता सोचेंगे वो होगा। इतना कम उम्र का लड़का, जिस हिसाब से बिहार का युवा उभर रहा था, जिस तरह सोच, भाई मैं कोई आपके नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहा,
लेकिन जो सरकार के यहाँ आप जो रिपोर्टें आई है, मामला जो देखिएगा आपसे तलब तो किया आने गया, वाला सफाई दिन दीजिए। में आपने आज तक सफाई नहीं दिया। भ्रष्टाचार देखिएगा तो इनके रीजन में जितना हुआ, सृजन घोटाला है, लैट पैखाना घोटाला है, क्या क्या घोटाला, कितना घोटाला है कि जिसका नाम हुआ होगा, हमारे नेता पर तो कोई आरोप नहीं लगा। आखिर हमारे नेता पर तो कोई आरोप नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, बालिकागिरी का अगर अगर मामला आपके जो है, शासन काल अभी में तक चल कहीं रहा कोई है। घोटाला, कोई मामला आता है, नेताजी का आपका नाम नहीं आएगा तो क्या ये नहीं माना जाए कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे नेता पर आरोप नहीं लगा। लेकिन भ्रष्टाचार तो यहाँ हुआ है पिछली बिहार के। सरकारों बिहार, में आप बताइए तो बिहार ऊपर के से किस नीचे बिहार के किस ब्लॉक देखिए, में, आप बताइए ना किस ब्लॉक में भ्रष्टाचार नहीं है? मैं बताना आप दावे के साथ कह सकते क्या? नहीं, मैं आपका ब्लॉक से थाना से लेकर यहाँ सचिवालय तक भ्रष्टाचार की लाइन लगी हुई है। तो आप जरा देखिए जनता दरबार में क्या होता है। आपके पास नंबर जारी कर दिया, आप सूचना दीजिए। नहीं आप सूचना सर, देंगे नहीं, जनता दरबार में डरेंगे। जनता मेरी दरबार में सरकार ने तो मुख्यमंत्री के स्पष्ट कहा है सामने कि नंबर जनता जारी दरबार में है, नहीं, जिसको पता चले कि ये भ्रष्टाचारी क्यों? है, इस नंबर पर फोन करे, फोन करे और उसमें कार्रवाई होगी। उसको लेकिन नहीं जो नहीं सूचना कैसी दीजिएगा कार्रवाई? तो किसपे कार्रवाई कर कैसी रहे हैं कार्रवाई? साहब? कैसी जनता दरबार में कार्रवाई? देखिए ना किसपे कैसी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई? इसमें बताइए, कार्रवाई क्या होने के कार्रवाई बाद होती कितने है? लोग आज जेल में हैं? अरे जेल का सर जेल- सर जेल सर में सर कहने आप से कितना जिस क्या? जो कह रहे हैं, आपका सिस्टम इतना फेल है कि मुख्यमंत्री पिछले बार भी जनता दरबार लगा रहे थे, उस वक्त भी जो फरियादी आ रहा था, 10 साल के बाद आज फिर वही फरियादी उसी सवाल के साथ आपके यहाँ पहुंच जाता है। ये क्या है? कैसा देखिए, सिस्टम है? क्या हालात हैं आपके? सिस्टम- आप जरा कल्पना कीजिए ना, नहीं, 10 साल वही मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई कीजिए, कोई कार्रवाई नहीं। फिर वो बुजुर्ग आदमी आपके जनता दरबार में खड़ा हो जाता है और वही मुख्यमंत्री के सामने कहता है कि साहब आपने कहा था कुछ नहीं हुआ, मालिक क्या होगा, कैसे करें? ये उस पर आपने इससे बड़ा- जवाब भी सुना होगा हमारे मुख्यमंत्री क्या का। कहा? पिछले बार भी कहा था, आज भी वही कह रहे हैं। इस फिर बार तो वही बात कार्रवाई है ना, होगी। घुमा इस बार फिरा के बस कार्रवाई वही होगी। वही है। नहीं नहीं, इस बार देखिए, कार्रवाई होगी। कोई देखिए, कार्रवाई नहीं होती साहब, देखिए कार्रवाई ना- होती जो काम थानेदार को करना है वो मुख्यमंत्री करते हैं, थानेदार नहीं, कार्रवाई जनता करेगा। दरबार में तो आप सबका जरा अधिकार कल्पना है। कीजिए, एक गरीब जनता आदमी दरबार में पूर्णिया तो से एक आता रिक्शा है वाला से जनता लेके दरबार में, एक और हाई ग्रेड पूछता का क्या है? बिजनेसमैन भी आ सकता है। ये कोई नहीं कि वो आए ये आए, कोई भी आदमी अधिकृत है वहां जाके अपनी फरियाद सुनाने साहब के ये लिए। आपका अजीब तरह का आप लोगों का सिस्टम है। आप कल्पना कीजिए ना कि कोई व्यक्ति ब्लॉक में उसका रसीद नहीं कट रहा है, ये काम कर्मचारी वहां पे सीओ बैठ के कर सकता है, वहां सीओ नहीं सुनता है, डीएम नहीं सुनता है, तब तो आता है यहाँ पे 10 साल से चक्कर लगा रहा है आपके जनता दरबार में। ये मुख्यमंत्री का काम है क्या? और उसने ये भी तो सुना होगा कि क्या कारण है, क्या उसके कारण पीछे है के साहब? एपिसोड ही बताइए ना कि पूरी फलाना स्टोरी- नहीं सर, पूरी स्टोरी फलाना सबको पता है। फलाना साहब ये दबंग है, इनके दबाव में ये सीओ काम नहीं कर रहे हैं। कौन कार्रवाई करेगा? ये आरजेडी कार्रवाई करेगी, ये कौन कार्रवाई करेगा साहब? सरकार आपकी है, कौन कार्रवाई करेगा? आप दबंग के बारे में बताएंगे ना। दबंग साहब कौन है? कार्रवाई कौन करेगा? कौन है? वो लोग ये आप आरजेडी दबंग आप कांग्रेस हैं। कार्रवाई आप करेगी। दबंग आप कर रहे हैं। बताना होगा ना, 80% जगह जमीन आपकी आपको सरकार है और कौन आपकी कार्रवाई सरकार है करेगा? और दबंग है, तो आपको जवाब देना ना होगा। आप इस तरह का तर्क न दें। दबंग कार्रवाई आपको है, करनी है, आप ये तर्क न सरकार दें। आप चला रहे हैं, क्या- लॉ एंड ऑर्डर क्या- आपके क्या- हाथ में है, क्या- होम मिनिस्ट्री ठीक है, आपके हाथ आप में है, जिस और आप चीज बोलते की- हैं कि ठीक है जवाब सर, देना इकबाल होगा, साहब, तो देना ना होगा जवाब। हम उस मुद्दे पर आ रहे हैं। कार्रवाई होगी। ठीक है, चलिए कार्रवाई हो, बहुत अच्छी बात है। हम उस पर एक दिन फिर आप दोनों को बुलाएंगे और चर्चा नहीं, करेंगे। लास्ट- अभी पिछले दिनों हमने दिखाया था जनता दरबार का सच साहब, आप भी देख लास्ट- लें। जब भी जनता दरबार होता है मैं कंटिन्यू लाइव करता हूं, दूसरा कुछ नहीं करता। पब्लिक देखती है साहब, हंसती है आप लोगों के सिस्टम पर। आप लोग भी जरा मेरा देखते एक- होंगे। ये बात और है कि अभी टीवी पे है, पार्टी का मामला है, बोलना पड़ता है। इकबाल साहब और चीज बताइए, इस पूरे हालात को अगर देखने के बाद अगर इस तरह की स्थिति बनी रही तो क्या ये माना जाए कि आगे आने वाले दिनों में मध्यावधि चुनाव की ओर बिहार बढ़ रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से आप आखिरी वक्त में माननीय नीतीश कुमार जी अगर बिहार को बचाना चाहते हैं, दलदल स्थिति से अगर बचाना चाहते हैं, और कि जो हालात है बिहार के अंदर में, बिहार को बचाना चाहते हैं कि अपनी अगर कुर्सी बचानी है तो फैसला लेना होगा। अपनी कुर्सी बचानी अभी होगी, और ये जो स्थिति है कि आप अभी भी समय है इनके पास कि अपना भाग दौड़ जो है युवा नेता तेजस्वी यादव को दे दें और उनको बिहार चलाने का मौका दें, और उसके बाद देखें बिहार में बहुत कुछ आपको मिलेगा। साहब, और एक अगर- चीज और बता दे रहे हैं हाँ। कि अगर कोई भी गलती जब होती है, किसी का बच्चा अगर पकड़ाता है तो उसके बाप सजाना जाता है। तो तो इसीलिए बता रहे हैं कि अगर बिहार के अंदर में कुछ भी होगा तो नाम सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आएगा, उसके बाद किसी का और सही है आएगा। साहब, अगर
जो स्थितियां बनती जा रही है वैसे हालात में, हालांकि अंदाजा तो आपको भी होगा, जानकारी हमसे ज्यादा आपको होगी क्योंकि आप सरकार में हैं, सिस्टम में हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया, आप फिर आरजेडी के साथ जाएंगे? ये तो निर्णय हमारे नेता करेंगे, हम इसके लिए अधिकृत नहीं हैं। ये निर्णय हमारे नेता करेंगे। वो आरजेडी के साथ जाएंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, मध्यावधि चुनाव होगा कि नहीं होगा, अगला चुनाव किसके साथ लड़ेंगे, ये निर्णय हमारे नेता करेंगे। इसलिए पूछ रहा हूं, इसके आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कभी इधर कभी उधर, इसलिए कह रहा हूं। मेरा ही नहीं, देखिए राजनीति में परमानेंटली एक मिनट ऐसा समझौता किया, राजनीति में मैं कह रहा हूं परमानेंटली कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। यानी परमानेंट अगर कोई दुश्मन नहीं होता तो वो दुश्मन फिर दोस्त भी हो सकता है। हाँ, हुआ है, होता आ रहा है, आज कोई नया थोड़ी है, आज कोई नई बात थोड़ी है। मैंने आपको पहले ही कहा कि राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त नहीं होता। इकबाल साहब, परमानेंट अगर कोई दुश्मन नहीं है तो वो दोस्त हो सकता है ना? बिल्कुल, निश्चित रूप से। यानी नीतीश जी अगर आपके साथ आते हैं आपके शर्तों पर तो आपको कोई एतराज नहीं होगा? नहीं, हमको, मुझे कोई एतराज नहीं है, बस। और आज भी जाना चाहिए, इतना जलील नहीं होना चाहिए कि जब जा रहे हैं तो जिस तरह का जो बयान आ रहा है, इस तरह का एक साथ सरकार चल रही है और दोनों का बयान अलग अलग आ रहा है, तो अभी भी नैतिकता इनका बनता है कि अभी भी समय है कि साथ में आ जाएं और साथ में आने के बाद और कहें कि चले अब हम केंद्र की राजनीति करते हैं और आप बिहार को संभालो और बिहार को एक नया बिहार जो हमने दिशा दिया है उस दिशा को लेकर के और तुम आगे समृद्ध बिहार बनाओ, तेजस्वी यादव को दे, निश्चित रूप से बिहार में परिवर्तन मिलेगा। और एक चीज आप बता दे रहे हैं कि जिस दिन तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं उस दिन जो उन्होंने वादा किया था कि 9 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, निश्चित रूप से आपको रोजगार मिलेगा और इसी जगह पर आप जय जयकार कीजिएगा। 2 करोड़ तो मिला नहीं साहब, 9 लाख मिल जाए पता नहीं। एक चीज बताइए सही साहब, क्या इस तरह की बातों पर भी राजनीतिक चर्चा हो रही है, विचार किया जा रहा है, या जेडीयू के राजनीतिक हलकों में इस तरह की भी चर्चाएं हैं क्या? देखिए, अभी तो कुछ ऐसा क्लियर नहीं है, लेकिन अभी आरजेडी के प्रवक्ता ने जो कहा कि मुख्यमंत्री को गद्दी छोड़ देना चाहिए और तेजस्वी को दे देना चाहिए संभालने के लिए, बहुत बढ़िया संभालेंगे। एक छोटा सा सवाल है, जिनसे खुद उनकी पार्टी नहीं संभल रही है, जो आए दिन इनके पार्टी में रोज झगड़ा रोड पे हो रहा है, अब वो क्या देश और प्रदेश संभालेंगे? नहीं, कुछ दिन आपके साथ संभाले थे इसलिए ठीक है, हमने मौका दिया, हमने मौका दिया, आपने मेरे साथ काम किया, अच्छा काम किया, इतने दिन रहे। किसी कारणवश दोनों पार्टियों में मनमुटाव हुआ, क्या हुआ ये तो आप भी जान रहे हैं, ये भी जान रहे और हम भी जान रहे हैं। सच्चाई क्या है ये शायद जनता भी जान गई होगी, लेकिन आने वाले समय में हमारी पार्टी किसके साथ जाएगी, क्या करेगी, मध्यावधि चुनाव होगा नहीं होगा, ये निर्णय हमारे नेता करेंगे। इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, फिलहाल इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए इकबाल साहब और साथ साथ सही साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि बड़े स्तर पर चाहे आरजेडी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यूनाइटेड हो, इनके शीर्ष नेतृत्व में एक जबरदस्त गहमा गहमी है, विचार का दौर शुरू है, मंथन का दौर शुरू है। इनके जो थिंक टैंक हैं, इनके जो लोग हैं, पटना से लेकर दिल्ली तक हर एक मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं और कौन सी गोटी कहां कैसे फिट होगी ये बैठाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मामला कुर्सी का है, मामला सत्ता का है और इसके लिए साम दाम दंड भेद वो तमाम पॉलिसी यहां अख्तियार करने की कोशिश की जाएगी। आगे आने वाले दिनों में अगर एक बार फिर बिहार के विकास को लेकर हालात बदल जाएं तो आप आश्चर्य नहीं करेंगे। हां, अभी तक जो कहा जा रहा है कि हम साथ साथ हैं, लेकिन आप देख रहे हैं ये साथ साथ कितने दिनों तक साथ चल पाएंगे ये कहना मुश्किल है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आगे कुछ और भी विशेष इसी तरह के कार्यक्रम लेकर हम आते रहेंगे। बिग न्यूज में अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे मीना म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट और ओसेनिका।